आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जीपीयू प्रोग्रामिंग किस तरह कर सकते हैं। हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जो हमारा चलेगा कंप्यूटर पे, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन और जितनी भी बड़ी बड़ी कंप्यूटेशंस होंगी वो होगी हमारे जीपीयू पे। तो ये काम चलता किस तरह है, आपको अपने कंप्यूटर में लेनी होगी इनपुट, सारा डाटा यहाँ पर इनपुट कराना होगा। फिर उस डाटा को आपने बाद में अपने जीपीयू को भेजना होगा और आप उस जीपीयू को बताएंगे इस डाटा के ऊपर ये काम कर दो। अब क्योंकि जीपीयू एक ज़्यादा कंप्यूटेशनल चीज़ होती है तो ये उस डाटा को ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट करा लेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। जब वो उसको एग्जीक्यूट करा लेगी उससे रिजल्ट हमने वापस अपने कंप्यूटर में भेजना होगा। तो ये काम करने के लिए हमें इसके लिए CUDA प्रोग्रामिंग करनी होती है। उस प्रोग्रामिंग को करने से पहले हम थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि जीपीयू के अंदर मेमोरी हमारी स्टोर किस तरह हो रही होती है। जीपीयू के अंदर हमारे पास थ्रेड्स, ब्लॉक्स और ग्रिड का कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 8 थ्रेड्स हैं, इधर भी हमारे पास 8 थ्रेड्स हैं और इधर भी हमारे पास 8 थ्रेड्स हैं। जब हम इन थ्रेड्स का एक ग्रुप बना देते हैं हम उस ग्रुप को कहते हैं ब्लॉक। जिस तरह ये 8 थ्रेड्स का एक ग्रुप बना है तो ये हमारा एक ब्लॉक है। इसी तरह इन 8 थ्रेड्स का हमारे पास एक ब्लॉक बना है, ये हमारा एक ग्रुप है। और अगर हम मल्टीपल ब्लॉक्स को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम बोलते हैं ग्रिड। अब हर थ्रेड की किसी एक ब्लॉक में डिफरेंट इंडेक्स होगा। जिस तरह ब्लॉक 0 में हमारे पास जो थ्रेड के इंडेक्सेस हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसी तरह जो ब्लॉक नंबर 1 है उसमें हमारे पास इस तरह के डिफरेंट इंडेक्सेस हैं। और हर ब्लॉक का अपना भी एक इंडेक्स होता है जो कि 0, 1, 2 इस तरह करके हमने लिखा हुआ है। तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें जब हमने ब्लॉक का इंडेक्स चाहिए होगा, यानी कि जो 0, 1, 2 नंबर्स हैं, तब हम लिखेंगे ब्लॉक idx.x। इससे हमारे पास ब्लॉक का इंडेक्स आ जाएगा। और जब हम लिखेंगे थ्रेड idx.x तो हमारे पास थ्रेड का इंडेक्स आ जाएगा जो एक ब्लॉक के अंदर होता है। लेकिन अगर हमें जीपीयू में कहीं पे मेमोरी एक्सेस करनी हो तो हम उसके थ्रेड इंडेक्स और ब्लॉक इंडेक्स के थ्रू नहीं करते, बल्कि जो एक्चुअल इंडेक्स होता है वहां पर जाके हमने अपनी मेमोरी स्टोर करानी होती है। अब एक्चुअल इंडेक्स देख सकते हैं कि थ्रेड इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे रुक गया था, लेकिन एक्चुअल इंडेक्स की वहाँ पे काउंटिंग नहीं रुकती, वहाँ से वो आगे कंटिन्यू करता रहता है। यहाँ से 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 और ये तक तक चलता जाएगा जितने हमारे ब्लॉक्स और इंडेक्सेस होंगे। तो हमें जब जीपीयू की ये वाली मेमोरी एक्सेस करनी हो तो हमें इसको कंप्यूट करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल नहीं होगा जिससे हम डायरेक्ट इस चीज़ को फैच कर लें। तो इसको फैच करने के लिए हमारे पास जो दो गिवन वेरिएबल्स होंगे इनके थ्रू हमने अपना ये एक्चुअल इंडेक्स कंप्यूट करना होगा। अब जिस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक में 8 इंडेक्सेस थे, तो हमने उसको m से रिप्रेजेंट किया है। m हम कहते हैं हमारे पास, यानी कि एक ब्लॉक में कितने थ्रेड्स होंगे। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग की नज़र से देखें तो m की जगह लिखा होता है ब्लॉक dim.x। अब एक्चुअल इंडेक्स फाइंड करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें ब्लॉक नंबर 2 के 4th नंबर जो थ्रेड है इसका हमें इंडेक्स चाहिए कि इसका एक्चुअल इंडेक्स मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें देख के तो 40 नज़र आ रहा है, लेकिन हम जब फॉर्मूले में कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरह होगा। देखिए हमें पता है ब्लॉक नंबर 2 है तो हमने फॉर्मूले में इसकी जगह 2 लिख दिया। और हमें पता था कि हमारा थ्रेड इंडेक्स 4 है तो हमने इसकी जगह यहाँ पर 4 लिख दिया है। और m हमने कहा था कि हमारे एक ब्लॉक में कितने थ्रेड्स होंगे, वो हमारे पास 8 था तो हमने 8 एज इट इज इधर लिख दिया। जब हमने इसको कंप्यूट किया हमारे पास आंसर आया 20। अब हम अपने मेमोरी में देखें तो हमारे पास 20 इंडेक्स पे वो वाला थ्रेड हमें अवेलेबल होगा। तो इस तरह हम अपना एक्चुअल इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द गिवन वेरिएबल्स। अब जो हम प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे पास इस तरह के दो एरे होंगे। उन दो एरोज का हमने सम करा के एक तीसरे एरे में स्टोर कराना होगा। अब जैसे हम देख सकते हैं ये दो एलिमेंट्स ऐड होकर इधर आ रहे हैं, ये दो एलिमेंट्स ऐड होकर इधर आ रहे हैं, ये दो ऐड होकर इधर आ रहे हैं। तो इस तरह करके हमने अपने CUDA प्रोग्रामिंग में करना है। उसमें क्या होगा कि ये जो हमारे टास्क हैं एडिशंस के, ये हमारे पैरेलली एक साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसको ऐड करने के लिए पहले इसका वेट करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि ये दो एक ही वक्त में साथ साथ ऐड हो रहे हों, इसी तरह ये दो साथ साथ ऐड हो रहे हों, या तो ऐसे भी हो सकता है कि ये सारे 10 के 10 एक ही वक्त में ऐड हो रहे होंगे। तो इस चीज़ को हम टैकल करेंगे अपने CUDA प्रोग्रामिंग में। तो हमारे कोड में हमने सबसे पहले ये एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसको हम एक एरे पास कराएंगे। उसमें वो यहाँ पर हमें रैंडम वैल्यूज़ डाल के दे देगा 1 से लेके 100 तक। उसको जितना साइज़ बताएंगे वो उतने साइज़ के थ्रू कर देगा। तो अब ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा फंक्शन जीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होगा, ना कि हमारे कंप्यूटर के अंदर। वो हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन के साथ ये वाला टर्म लिख दिया है जो कि $_global $_। जब हम ये चीज़ लिखते हैं तो कंपाइलर को पता लग जाता है कि ये वाला जो फंक्शन है ये हम अब जीपीयू में एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको 3
पॉइंटर्स पास कराए हुए हैं और चौथी एक चीज़ हमने उसको n पास कराई हुई है। वो जो हमारा पहला पॉइंटर होगा ये हमारे फर्स्ट एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो सेकंड पॉइंटर होगा हमारे सेकंड एरे को, और ये वाला हमारे रिजल्टेंट एरे को पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे कर रहा होगा, सीपीयू में या जीपीयू में? ये हमारा पॉइंट कर रहा होगा जीपीयू में। अब ये देखें, ये इंडेक्स का ये वही फॉर्मूला है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। उसमें हम थ्रेड IDX लेते हैं और ब्लॉक IDX को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने m के साथ। यहाँ पर हमने m नहीं यूज़ किया बल्कि ब्लॉक डिम डॉट x यूज़ किया है। यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे जो इंडेक्स है वो हमारे एरे से बाहर चली जाए तो इस चीज़ को फिर एग्जीक्यूट ना करें, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जब इंडेक्स आ गया तो हमने उसको बता दिया कि रिजल्ट के इस इंडेक्स पे जाकर फर्स्ट के वो वाली वैल्यू उठाओ और सेकंड की वाली वैल्यू उठाओ तो उसको ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स आता 4, तो यहाँ पर हम देखते हैं 0 1 2 3 4, तो 4 वाले हमारे h फर्स्ट h सेकंड इन दोनों को पकड़ता, ऐड करता और इनका रिजल्ट हमारा रिजल्टेंट में डाल देगा। ये काम ये कर रहा है। लेकिन ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये हमारा पैरेलली डिफरेंट थ्रेड्स में एग्जीक्यूट हो रहा होगा डिफरेंट डाटा के साथ। तो अब इस फंक्शन को कॉल किस तरह कराना है उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स हैं कि हमने अपने कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराना है, फिर उसको हमने अपनी जीपीयू में भेजना है, वहाँ पर वो एग्जीक्यूट होगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उससे रिजल्ट हमने अपने पहले कंप्यूटर में लेना है। तो ये जो हमारे पास पहला सिस्टम है, यहाँ पर हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा रहे हैं। हमारा h फर्स्ट h सेकंड और h रिजल्ट है, ये हमें बताता है कि ये वाले वेरिएबल्स वो वाली वैल्यूज़ रखेंगे जो हमारे कंप्यूटर में पड़ी हैं, और जो d फर्स्ट और d सेकंड और d रिजल्ट जो है ये बताता है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे जीपीयू के अंदर पड़ी होंगी। इनके साथ h इसलिए लगाया क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो होस्ट होता है और जीपीयू जो होता है उसको हम डिवाइस कहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर d लिख दिया है। अब यहाँ पर हमने m बता दिया है कि एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स होंगे। हमने एग्जाम्पल में पहले देखा था 8 थ्रेड्स थे, यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक में 512 थ्रेड्स होंगे। और यहाँ पर हमने ब्लॉक्स का साइज़ बहुत बड़ा ले लिया है ताकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है जो जितना मर्जी हम उसको बड़ा एरे दे दें वो जल्दी से जल्दी उनको पैरेलली एग्जीक्यूट करा दें। हमारे टोटल जो एरे का साइज़ होगा वो होगा 9, लेकिन अगर हम मेमोरी के मुताबिक देखें उनके एक्चुअल इंडेक्सेस के मुताबिक तो वहाँ पर हमें उसको बाइट्स में बताना होगा रेदर देन सिंपल नंबर। हम जब साइज ऑफ इंट करते हैं तो हमें पता लग जाता है एक इंटीजर कितने बाइट्स पे होता है, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपने टोटल एरे के साइज़ के साथ तो हमें पता लग जाएगा हमें इतने बाइट्स चाहिए अपने जीपीयू के मेमोरी में। ये तो हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अब हमने इन वेरिएबल्स से मेमोरी एलोकेट करानी है और उनको वैल्यूज़ भी देनी है। अब देखें, हम सबसे पहले होस्ट में यानी कि कंप्यूटर में वैल्यूज़ को लेकर आएंगे। पहले हमने कंप्यूटर में अपने फर्स्ट वाले एरे को एक दफ़ा मेमोरी एलोकेट करके दी, हमने सेकंड वाले एरे को मेमोरी एलोकेट करके दी, हमने थर्ड वाले एरे को मेमोरी एलोकेट करके दी। मेमोरी एलोकेट करने का हमारे पास ये फंक्शन होता है, उसको बताते हैं हमें कितना साइज़ चाहिए बाइट्स में और उसको हम साथ में बता देते हैं किस टाइप की मेमोरी चाहिए। यहाँ पे हमें इंटीजर पॉइंटर में चाहिए थी। अब ये हमारा वो रैंडम वाला फंक्शन है जिसको हमने सबसे पहले देखा था। इसको अगर हम जो एरे देंगे उधर हमें वो उसमें रैंडम वैल्यूज़ फिल करके दे देगा। हमें फर्स्ट और सेकंड के एरे को फिल करके दे देगा यानी कि उसको इनिशियलाइज कर देगा। थर्ड को हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वहाँ पर हमारे पास खाली होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारा रिजल्ट जाएगा। सॉरी, इसका नाम थर्ड नहीं बल्कि रिजल्ट है। इसको मैं यहाँ पर भी चेंज कर दूँ। यहाँ पर तो होगी थी हमारे कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट। अब हम यहाँ पर करेंगे अपने डिवाइस में यानी कि जीपीयू में मेमोरी एलोकेट। जीपीयू में मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन होता है कूडा मेलक। जैसा यहाँ पर सिंपल मेलक था, यहाँ पर हमने इसको कह दिया कूडा मेलक। इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीका है मेमोरी एलोकेट कराने का, बस उसमें हम साइज़ इस तरह बाद में कोमा लगा के देते हैं और यहाँ पर उसको पॉइंटर का नाम बता देते हैं जिस पॉइंटर में हमने उसकी वैल्यू स्टोर करानी थी। अब जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ इनिशियलाइज कराई थी उन वैल्यूज़ को हमने कॉपी कराना है अपने जीपीयू के अंदर। तो जब भी हमें कूडा में से मेमोरी कॉपी करानी हो, चाहे वो जीपीयू से लेके डिवाइस कंप्यूटर तक या कंप्यूटर से लेके जीपीयू तक करानी हो, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन एक ही होता है जिसका नाम है कूडा मेम CPY, जो कि कूडा मेमोरी कॉपी। अब हम इसको बताएंगे सबसे पहले कि मेमोरी हमने कॉपी करनी कहाँ पर है, यानी कि जहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, और ये हमें बताएगा हमने कॉपी करनी कहाँ से है, यानी कि हमने होस्ट से कॉपी करके अपने डिवाइस वाले फर्स्ट एरे में पेस्ट करा देनी है। उसको हमने साइज़ बता दिया कि इतने साइज़ में आपने जाके पेस्ट कराना है, और ये जो हमने लिखा है ये हमें बताता है कि हम होस्ट से डिवाइस में मेमोरी कॉपी करा रहे हैं या डिवाइस से होस्ट में। अभी हम कंप्यूटर से जीपीयू में जा रहे हैं यानी कि हमें होस्ट टू डिवाइस कॉपी करना होगा। इसी तरह हमने अगर फर्स्ट एरे के लिए किया तो हम सेकंड एरे के लिए भी यहाँ पर कर देंगे। अब हमारी सारी वैल्यूज़ जीपीयू में चलेगी। अब हमने इनको एग्जीक्यूट करा देना है। हमारे पास एग्जीक्यूट कराने के लिए फंक्शन था ऐड,
इसको अब देखें हम यहाँ पर कॉल किस तरह कर रहे हैं। हमारे फंक्शन का नाम एज इट इज़ और ये हमने उसको पैरामीटर्स पास कराए हुए हैं। जो ऊपर पैरामीटर्स हमने इसको दिए हुए थे वो वाले पैरामीटर्स हमने इसको यहाँ पर पास कराए हुए हैं। इसके बीच में आ जाते हैं ये ट्रिपल ब्रैकेट्स में n, m। यहाँ पर हम उसको बता रहे हैं जो कोमा से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है ये उसको बता रही है कि हमने कितने ब्लॉक्स इस्तेमाल करने हैं, और ये राइट साइड वाली वैल्यू बता रही है कि हमने कितने थ्रेड्स इस्तेमाल करने हैं, यानी कि एक ब्लॉक में कितने थ्रेड्स होंगे, जो हमने शुरू में यहाँ पर डिक्लेयर करा दिए थे। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारे पास जीपीयू में रिजल्ट जाके स्टोर हो जाएगा, वो इस डी रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हमने कहा था जब हमारा रिजल्ट आ जाए तो उसको हमने सीपीयू में वापस लाना होगा, तो यहाँ पर हम वही कूडा मेमोरी कॉपी वाला जो हमने पहले फंक्शन था वही लेंगे। अब हमने रिजल्ट कहाँ पे होस्ट में लाना है, तो हम होस्ट वाले रिजल्ट को यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे पेस्ट कर दो। डी रिजल्ट से कॉपी करना है, इतने साइज़ का हमें डाटा चाहिए, और यहाँ पर हम इसको बता देंगे डिवाइस टू होस्ट। पहले हमने होस्ट टू डिवाइस लिखा था, अब यहाँ पर हम कहते डिवाइस टू होस्ट। जब हम सारा अपना ये कॉपी कर लेंगे तो हमने जितनी भी मेमोरी एलोकेशन वगैरह कराई हुई थी वो यहाँ पर आके हम उस डाटा को फ्री करा देंगे, यानी कि उसको हम बाकी किसी प्रोसेसर्स के लिए छोड़ देंगे। फ्री जो है ये हमारा होस्ट में मेमोरी फ्री कराने का तरीका है, और अगर कूडा फ्री लिखेंगे तो हमारे जीपीयू में जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी। तो इतना सा काम होता है अपने कूडा प्रोग्रामिंग का।